नासिर साहब, मैं आपको सुनती रहती हूँ और ज़ाहिर है आपकी भी एक काफ़ी गिरफ्त है इस सारे मामले पर। याह्या सिनवार की शहादत और इससे पहले मैं रीसेंट शहादतों की बात कर रही हूँ, जिसमें इस्माइल हानिया, फवाद शगर और फिर लबनान में जैसे भी हम बात ही कर रहे थे सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत से ऐसा लग रहा था कि ये सब जो है अब इससे आगे नहीं चलेगा। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने हर शहादत के बाद ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ये उसी तरह से जंग जारी रहेगी, बल्कि इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी शायद अफादियत और बढ़ती जाए। क्या आप समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस बरकरार रख सकेगी, चाहे हम हमास की बात करें, चाहे हम हिजबुल्लाह की बात करें? नासिर साहब जी शुक्रिया, ये इम्पोर्टेंट आपने तवज्जो दिलाई है। देखिए, मुझे ये बताएं कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद बज़ाहिर ये समझा जा रहा था कि इस वक्त हिजबुल्लाह की पोजीशन में नहीं होगी, उनकी टॉप लीडरशिप शहीद हो गई है और उनके कमांडर्स की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई। लेकिन आपने ये देखा कि उसके बाद आज 21 दिन हो गए इसराइल को ग्राउंड इनकर्जन किए हुए, और 21 दिन के ग्राउंड इनकर्जन में इसराइल ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि उसके 55 कैजुअलिटीज हैं और तकरीबन 600 अफराद जो है वो जख्मी हैं। उनके वज़ीर आज़म का घर आज अटैक हुआ है। उनके गोलानी ब्रिगेड, जो उनका आप समझे कि जो एलीट उनकी कमांड फोर्स है गोरिल्ला वारफेयर में, और जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने लबनान में पेनिट्रेट करना लगाई थी, उसका हेडक्वार्टर हिट हुआ है। उसमें 110 कैजुअलिटीज इन सिंगल डे हुई हैं। और रोजाना की बुनियाद पे आज अभी आपसे बात करने से पहले मैंने चेक किया है तो तकरीबन 200 रॉकेट जो है वो इसराइल के अंदर अटैक हो चुके थे, जिनमें से 90% जो है वो डायरेक्ट हिट किया है उन्होंने, और इसराइल का डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में नाकाम रहा है। तो क्या इससे बड़ा कोई और एविडेंस चाहिए कि इसका मतलब है उनकी हवाई जो उनकी एयरफोर्स है, उनकी एयरफोर्स ये एसिमेट्रिकल वारफेयर है, ये रेगुलर फौज नहीं है। लिहाजा उनकी जो फजाइया है जो ड्रोन के ऊपर मुश्तमिल है, वो अपना जबरदस्त रोल प्ले कर दिया है। उनकी कोऑर्डिनेशन का लेवल आप देखें कितना जबरदस्त है। उन्होंने 2 दिन पहले ये ऐलान किया है कि अब हम नए फेज के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ज्यादा एडवांस और ज्यादा प्रिसाइज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। और आपने देखा कि इसराइल के अंदर कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी हो रहा है। तो ये एक इंडिकेटर है जो 21 दिन के ऊपर मुश्तमिल है। इसराइल की जो मैस इस वक्त है 70,000 फोर्स इस वक्त डिप्लॉयड है लेबनान बॉर्डर के ऊपर, लेकिन अभी तक वो पेनिट्रेट नहीं कर सकी है डिस्पाइट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने, सिविलियन कैजुअलिटीज करने और लीडरशिप को शहीद करने। लिहाजा वाजे है कि इसराइल अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहा, और ये भी वाजे है कि जो इनकी कैपेबिलिटीज और इनकी कैपेसिटीज हैं, ना सिर्फ ये कि इंटैक्ट हैं बल्कि एनहांस्ड हैं, और वो इनिशियल शॉक से संभल चुके हैं। दूसरा, अगर आप बात करें पैलेस्टाइन की, चूंकि जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ। प्लीज नासिर साहब कंटिन्यू कीजिए। अगर आप पैलेस्टाइन की बात करें तो फलस्तीन में थोड़ा सा मुश्किल ये है कि वो 2005 से अब तक इफेक्टिव सीज में है। उनके गिजा, खुराक, दवा और उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रब्ता नहीं है। और यूनाइटेड नेशन ने उनको पहले इनिशियली कहा था कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर जेल है, और अभी कहा कि नहीं, ये जेल से भी बढ़कर है, यानी इस वक्त उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर जो है ग्रेव यार्ड कहा गया है। उनका कनेक्शन नहीं है बाहर की दुनिया के साथ, वो टोटल डिपेंडेंट है अपने ऊपर। तो आपके इल्म में होगा कि उनके ऊपर एक पाबंदी थी डुअल यूजेज। अब पाकिस्तान के लिए डुअल यूजेज की चीजें वो हैं कि अगर आप फर्ज करें कि हवाई जहाज से कुछ पुर्जे मंगाए तो वो कहते हैं नहीं, ये डिफेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाजा आपको ये मंगवाने की इजाजत नहीं है। फलस्तीनियों के लिए डुअल यूजेज के लिए दवाइयां, सीमेंट, सरिया, अब इस वक्त जो मलबे की सिचुएशन वहां पे बनी है, वो कभी बाहर से चीजें नहीं मंगवा सकते। वो इंडिजिनस उनका हथियार है। वो न सिर्फ ये कि हथियार तैयार भी कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, मैंने इंटरव्यू सुने हैं याह्या सिनवार की शहादत के बाद। जी, मैंने भी देखे वो इंटरव्यूज, बिल्कुल इंटरनेट पे हैं। आप इंटरव्यू देखिए, क्या कोई एक इंटरव्यू ऐसा था जिसमें औरतें ये कह रही हो कि इस्लाम के अंदर हिजरत है, हमें हिजरत करनी चाहिए, या जिसमें वो खानदान जिनके अक्सरियत लोग शहीद हो गए हैं वो ये कह रहे हो कि इस्लाम के अंदर जो है वो ऐसे जबर के आलम में तकिया भी है और हमें अभी जो है वो अपनी जान बचाने की एफर्ट करनी चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं नासिर साहब, अच्छा कमेंट है। आई थिंक ये तो बहुत ही क्लियर स्टांस है, पैलेस्टाइन के अंदर भी है। फिर आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई, मैं शायद इसी तरफ बात भी करना चाह रही थी कि जो फलस्तीन की सूरत हाल है, जो गाजा है, वहाँ तो मतलब देख के ही झुरझुरी तारी हो जाती है कि वहाँ जिंदगी कैसे बाकी है, वहाँ पे लोग जिंदा कैसे हैं। आप समझते हैं कि ये इन हालात में मजीद स्ट्रॉन्ग होने की, यानी कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक बशमूल, अभी हमने SCO की कॉन्फ्रेंस भी देखी है अपने मुल्क में, आप समझते हैं कि वो मौक़िफ़
जो है मैं उम्मत मुस्लिमा लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का वो मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, शायद उसको उस तरह से इंगेजमेंट नहीं मिल रही है, शायद इसलिए जो है इस्तेमार जो है उसके लिए बहुत आसान होता जा रहा है ये सारे अहदाफ हासिल करना। देखिए, आपने ये बात इंपॉर्टेंट की है क्योंकि इसमें 3 एक्टर्स हैं। एक इसमें कलेक्टिव वेस्ट है, एक इसमें इस्लामिक वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, और एक इसके अंदर वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनकी जिम्मेदारी है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, ICG है। अगर हम ये देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको हम कलेक्टिव वेस्ट कहते हैं, वो तो अनकवर हो गया है, वो तो वाजे हो गया है कि वो बज़ाहिर अपने आप को नॉर्मेटिव पावर कहते हैं, जी सर। जिसके अंदर विमेन राइट, ह्यूमन राइट, बच्चों के राइट और इन चीजों को एडवोकेसी है। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर वो मिलिट्री, पॉलिटिकल और इसके अलावा डिप्लोमेटिक सपोर्ट न करें और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस न प्रोवाइड करें इसराइल को, तो इसराइल अपना ये जेनोसाइड जारी नहीं रख सकता। और ये भी बड़ा वाजे हो गया कि वो इंस्टीट्यूशन जो है जैसा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या फर्ज कर यूनाइटेड नेशन है, क्योंकि वो वेस्ट के लिए एक टूल का काम करते हैं उनके पॉलिटिकल ऑपरेटर्स के लिए, तो वो भी कोई आजाद इस वक्त राय दे के इसराइल को प्रेशराइज करने की पोजीशन में नहीं है, आल दो उनकी तरफ से बहुत सारी रेजोल्यूशन है। तो सारी जिम्मेदारी तो इस्लामिक वर्ल्ड की थी, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा के साथ मरबूत मसला भी है और एक जेनोसाइड भी हो रहा है और इसके साथ साथ ये मस्जिद अक्सा और फलस्तीन की आज़ादी का मसला भी है।